नमस्कार दोस्तों कंधे के दर्द के कई मरीज जो हमारे पास आते हैं, अक्सर उनका एक सवाल होता है कि मेरे कंधे में जो दर्द है उसका कारण फ्रोजन शोल्डर है या फिर रोटेटर कफ इंजरी है। यानी फ्रोजन शोल्डर और रोटेटर कफ इंजरी के अंदर मेजर डिफरेंस क्या है। अगर आप भी कंधे के दर्द से परेशान हैं और आप जानना चाहते हैं कि आपके कंधे के दर्द का क्या कारण है, तो आज का वीडियो आपके लिए। मैं डॉक्टर सीएल सेन स्वागत करता हूं आपका हमारे चैनल डॉक्टर सेन फिजियो में। दोस्तों, कंधे में दर्द के दो मुख्य कारण होते हैं। पहला तो है फ्रोजन शोल्डर और दूसरा है रोटेटर कफ इंजरी। और इन दोनों ही कंडीशन को डिफरेंशिएट करना थोड़ा मुश्किल होता है। तो आज इस वीडियो में मैं आपको ऐसे ही कुछ टिप्स बताऊंगा जिससे आप आसानी से डिफरेंशिएट कर पाएंगे कि आपको जो कंधे में दर्द है उसका कारण फ्रोजन शोल्डर है या फिर रोटेटर कफ इंजरी। इसलिए मेरी आपको सलाह है कि वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें और एंड तक जरूर देखें। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा के ऑल नोटिफिकेशन बेल पर क्लिक कर लें, क्योंकि ऐसे ही नॉलेजेबल कंटेंट्स हम आपके लिए लेकर आते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं कि रोटेटर कफ इंजरी क्या होती है और फ्रोजन शोल्डर क्या होता है। तो रोटेटर कफ चार मांसपेशियों का एक ग्रुप होता है। इसमें पहली है सुप्रास्पाइनेटस, दूसरी है इंफ्रास्पाइनेटस, तीसरी है टेरेस माइनर और चौथी है सब स्केपुलरीज। ये चारों मांसपेशियां हमारे कंधे के जोड़ के अंदर होती है और हमारे कंधे के जोड़ को स्टेबलाइज रखती है, यानी हमारे कंधे के जोड़ को मजबूती प्रदान करती है। और जब भी हम मूवमेंट करते हैं तो ये हमारे कंधे के मूवमेंट में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। जब भी हम हमारे हाथ को ऊपर उठाते हैं तो ये हमारे कंधे में ह्यूमरस हड्डी का जो हेड होता है उसको ग्लिनोइड कैविटी में इस तरीके से ग्लाइड करवाती है कि हमारा कंधा स्मूथली वर्क करता है। अब मान लीजिए इन चारों मांसपेशियों में से किसी भी एक या एक से ज्यादा मांसपेशी में चोट की वजह से कोई टीयर आ जाए तो उस कंडीशन को बोलते हैं फ्रेंड्स रोटेटर कफ टीयर या फिर रोटेटर कफ इंजरी। ये टीयर हल्का फुल्का भी हो सकता है या ये टीयर कंप्लीट भी हो सकता है, डिपेंड करता है कि हमें कैसी इंजरी हमारे कंधे में हुई है। और इन चारों मांसपेशियों में जो सबसे मोस्ट कॉमनली इंजर्ड होती है वो होती है हमारी सुप्रास्पाइनेटस मसल्स। रोटेटर कफ इंजरी होने पे जो हमें मुख्य लक्षण महसूस होता है वो होता है दर्द और कमजोरी। स्पेशली रात को जब हम सोते हैं तो हमें करवट लेने में जिस भी हाथ में जिस भी कंधे में हमें दिक्कत होती है उस साइड की करवट लेने में हमें बहुत तेज दर्द होता है। और हम जब भी हम हमारे हाथ को ऊपर उठाने की कोशिश करते हैं तो हमें हमारे हाथ में कमजोरी महसूस होती है। अब बात करें फ्रोजन शोल्डर की, जिसको कि हम अधेसिव कैप्सुलाइटिस भी बोलते हैं, जैसा इसके नाम से प्रतीत होता है। इस कंडीशन में एक्चुअल में हमारे कंधे के जोड़ का जो कैप्सूल होता है उसमें शुरुआत में इन्फ्लामेशन स्टार्ट होता है। उसकी वजह से धीरे धीरे हमारे कंधे के जोड़ का जो कैप्सूल है वो टाइट और मोटा होने लगता है। उसकी वजह से हमें हमारे कंधे के अंदर दर्द व अकड़न महसूस होने लगती है। हमारे कंधे के जोड़ के सभी डायरेक्शन के मूवमेंट में हमें अकड़न महसूस होती है। इसकी वजह से हमें हमारे हाथ को ऊपर उठाने में, पीछे लेके जाने में, सर के पीछे लेके जाने में हमें हमारे कंधे के अंदर दर्द व अकड़न महसूस होती है। और फ्रोजन शोल्डर के अंदर दर्द व अकड़न मुख्य लक्षण होते हैं। अब बात करते हैं हम इन दोनों ही समस्याओं में समानता की। तो इन दोनों ही समस्याओं के अंदर हमें हमारे कंधे के अंदर जो दर्द की समस्या है वो दोनों ही समस्याओं के अंदर होती है। और स्पेशली रात को सोते समय हमें हमारे कंधे के अंदर तेज दर्द महसूस होता है। इसके बाद दूसरा जो कॉमन लक्षण है वो है हमें हमारे हाथ को ऊपर उठाने में तकलीफ। रोटेटर कफ इंजरी हो या फ्रोजन शोल्डर हो तो दोनों ही कंडीशन में हमें हमारे हाथ को ऊपर उठाने में दिक्कत होती है। और तीसरा जो इसमें समानता है वो ये है कि ये दोनों ही कंडीशन ओल्डर एज ग्रुप में कॉमन होती है, यानी ज्यादा उम्र के लोगों में ये दोनों ही समस्याएं कॉमन होती है। इस तरीके से हमें रोटेटर कफ इंजरी और फ्रोजन शोल्डर को डायग्नोज करने में काफी दिक्कत होती है और इन दोनों ही कंडीशन को डिफरेंशिएट करने में दिक्कत होती है, जिसकी वजह से कई बार डॉक्टर भी कंफ्यूज हो जाते हैं। अब बात करते हैं कि इन दोनों ही कंडीशन में क्या असमानताएं होती है और कैसे हम इन दोनों कंडीशन को डिफरेंशिएट कर सकते हैं। वैसे तो दोनों ही कंडीशन के अंदर जो दर्द है वो मुख्य लक्षण है, लेकिन रोटेटर कफ इंजरी है उसके अंदर जो दूसरा मुख्य लक्षण होता है वो होता है कमजोरी। यानी हमें हमारे हाथ को ऊपर उठाने में दर्द व कमजोरी महसूस होती है। जबकि कोई दूसरा व्यक्ति हमारे हाथ को ऊपर उठाता है तो हमारा हाथ है वो आसानी से ऊपर उड़ जाता है, यानी हमारे कंधे के जोड़ का जो मूवमेंट है वो प्रिजर्व होता है, यानी जो मूवमेंट है वो लॉस नहीं होता है। और हम हमारे हाथ को एक्टिवली ऊपर नहीं उठा पाते, यानी हम खुद से हमारे हाथ को ऊपर नहीं उठा पाते हैं। लेकिन अगर हम पैसिवली यानी किसी दूसरे व्यक्ति की मदद से या फिर हमारे दूसरे हाथ की मदद से
हम हमारे हाथ को ऊपर उठाना चाहें तो आसानी से हम हमारे हाथ को ऊपर उठा पाते हैं। फ्रोजन शोल्डर के अंदर एक्चुअल में होता क्या है कि फ्रोजन शोल्डर के अंदर पहला तो लक्षण होता है दोनों ही कंडीशन में दर्द, लेकिन दूसरा जो लक्षण होता है वो होता है स्टिफनेस, यानी हमें हमारे कंधे के अंदर अकड़न महसूस होती है। और फ्रोजन शोल्डर के अंदर एक्टिव और पैसिव रेंज, यानी दोनों ही रेंज हमारे कंधे की इफेक्ट होती है। यानी अगर हम हमारे हाथ को एक्टिवली ऊपर उठाना चाहेंगे तो हम नहीं उठा पाएंगे, लेकिन अगर कोई दूसरा व्यक्ति भी हमारे हाथ को ऊपर उठाने की कोशिश करेगा तो भी हमारा हाथ है वो एक स्पेसिफिक रेंज के बाद ऊपर नहीं जाएगा। यानी हमारे कंधे की जो रेंज है वो एक्टिवली और पैसिवली दोनों ही कंडीशन में इफेक्ट होती है। अगर हम हमारे दूसरे हाथ की मदद से भी हम हमारे हाथ को ऊपर उठाना चाहे तो हम हमारे हाथ को ऊपर नहीं उठा सकते, क्योंकि हमारी जो कंधे की जो रेंज है वो फ्रीज होने लगती है, हमारी जो कंधे का जो कैप्सूल है वो टाइट होने लगता है। इस तरीके से फ्रोजन शोल्डर के अंदर हमारे सभी डायरेक्शन के जो मूवमेंट है, हम हमारे हाथ को ऊपर उठाने में, पीछे लेके जाने में, कमर के पीछे की साइड लेके जाने में, इस तरीके से सभी डायरेक्शन के जो मूवमेंट है वो हमारे इफेक्ट होते हैं। स्पेशली एक्सटर्नल रोटेशन वाला जो मूवमेंट है वो ज्यादा इफेक्ट होता है। तो इस तरीके से इन दोनों ही कंडीशन में ये एक मेजर डिफरेंस है। अब बात करते हैं हम सेकंड मेजर डिफरेंस की। तो रोटेटर कफ इंजरी के अंदर किसी भी व्यक्ति को एक चोट की या इंजरी की हिस्ट्री होगी, यानी कोई चोट या मोच उसे आई है, उसकी वजह से उसको कंधे में दर्द है। जबकि फ्रोजन शोल्डर के अंदर हमें चोट या इंजरी की कोई हिस्ट्री नहीं होती है। और अगर किसी व्यक्ति को डायबिटीज या थायराइड की समस्या है तो उस व्यक्ति को फ्रोजन शोल्डर होने की ज्यादा संभावना होती है। लेकिन इसका ये कतई मतलब नहीं है कि उस व्यक्ति को रोटेटर कफ इंजरी नहीं हो सकती है, बल्कि इसका ये मतलब है कि उस व्यक्ति को रोटेटर कफ इंजरी होने की नॉर्मल संभावना होती है, जबकि फ्रोजन शोल्डर होने की संभावना ज्यादा होती है। थर्ड जो मेजर डिफरेंस है वो ये है कि रोटेटर कफ इंजरी के अंदर शुरुआत के अंदर दर्द व कमजोरी दोनों होती है, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता जाता है हमारा जो कंधे का जो दर्द है वो थोड़ा कम होता जाता है, लेकिन हमारे कंधे में जो कमजोरी है वो बढ़ती जाती है। जबकि फ्रोजन शोल्डर के अंदर एक्चुअल में शुरुआत में दर्द बहुत ज्यादा होता है, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता जाता है दर्द काफी कम हो जाता है, लेकिन हमारे कंधे की जो रेंज है वो काफी इफेक्ट हो जाती है और सभी डायरेक्शन में हमारे कंधे के जो मूवमेंट है वो फ्रीज होने लगते हैं और हमारा कंधा बिल्कुल जकड़ जाता है। अब कई बार ऐसा भी हो सकता है कि ये दोनों ही कंडीशन एक साथ हो, या फिर इनको दोनों ही कंडीशन को डिफरेंशिएट करना थोड़ा मुश्किल हो रहा हो, तो उस कंडीशन में हमें हमारे कंधे की एमआरआई करवानी पड़ सकती है। और एमआरआई से दूध का दूध व पानी का पानी हो जाता है और ये क्लियर हो जाता है कि हमारे कंधे के अंदर जो दर्द है उसका कारण फ्रोजन शोल्डर है या फिर रोटेटर कफ इंजरी है। अगर आप कंधे के दर्द से परेशान हैं तो हमने ऑलरेडी कंधे के दर्द के ऊपर कई तरह के वीडियोस बना रखे हैं, उसकी प्लेलिस्ट की लिंक मैंने ऊपर आई बटन में दे रखी है। आप निश्चित रूप से जाकर आपकी जो भी कंडीशन है उसके हिसाब से आप वीडियो चूज करके देख सकते हैं। और आज के इस वीडियो में हमने डिस्कस किया रोटेटर कफ इंजरी और फ्रोजन शोल्डर के बारे में। रोटेटर कफ इंजरी क्या होती है, फ्रोजन शोल्डर क्या होता है, इन दोनों ही कंडीशन के अंदर क्या समानता होती है और इन दोनों ही कंडीशन के अंदर क्या असमानता होती है, जिससे हम आसानी से डिफरेंशिएट कर सकते हैं कि मुझे रोटेटर कफ इंजरी हुई है या फिर मुझे फ्रोजन शोल्डर की समस्या है। फिर भी अगर आपके मन में कोई सवाल हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा आपके हर एक सवाल का जवाब देने की। और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक एंड शेयर जरूर करें, और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।